नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवेश शर्मा और आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लोग जो कि ज्योतिष सीख रहे हैं उनको भी काफ़ी जान के इसके बारे में मज़ा आएगा। वो है कि शादी से पहले ही अपने स्पाउस की नेचर के बारे में जानना कि आपका जो विवाह जिसके साथ होगा उसकी नेचर कैसी होगी। क्या वो गुस्से वाला होगा या गुस्से वाली होगी? क्या वो शांत स्वभाव का होगा या होगी? क्या वो फन लविंग होगा या फिर बहुत बातूनी होगा? ठीक है जी। या स्पिरिचुअल होगा? इस जितनी भी चीजें आप नेचर के बारे में जानना चाहते हैं अपने स्पाउस के बारे में, आज उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो बेसिक इसमें प्री रेक्विजिट ये है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ज्योतिष की कि क्या राशियां होती हैं, क्या बॉक्सेस होते हैं, क्या प्लैनेट्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है और डिविजनल चार्ट के अंदर नवांश क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं कि स्पाउस की नेचर कैसी होगी, और हम एक दो एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपका थोड़ी सी क्लैरिटी बन जाए। तो देखिए जी, सबसे पहले आपको जो जानना है स्पाउस की नेचर जानने के लिए वो है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि राशियों का मतलब और राशियों का नेचर क्या होता है। ठीक है जी। जैसे हमारे पास 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, ऐसे 12 राशियां हैं। इन सब की राशि की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल नेचर कैसी है इनकी, उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सेकेंडली, जो हमारे 9 ग्रह हैं उनके बारे में, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी नेचर कैसी है, उसके बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमको ये बेसिक्स नहीं आते तो हम नहीं देख सकते फिर, ठीक है जी, और फिर फ्रॉड हो जाएगा। तो हमें देखना क्या है, प्लेनेट की नेचर कैसी है, भाई सन की नेचर क्या है, मार्स की नेचर क्या है, राहु की नेचर क्या है। ठीक है जी, ये नेचर हो गई। अब एक चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे, जैसे मैं जब पीपीटी डिजाइन कर रहा था कि दिमाग में आया, जैसे आप मैच मेकिंग लोग करते हैं तो प्लीज अवॉइड करिए मैच मेकिंग करना, क्योंकि मैच मेकिंग करना फ्रॉड है। रीजन बीइंग मैं आपको क्यों बताया, इसमें क्यों लिखा है यहाँ पे, जब आप अपने स्पाउस की नेचर जानना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो इसका मतलब जैसे ही आपका जन्म हुआ है तभी आपकी स्पाउस डिसाइड हो गई है। ठीक है जी, तभी कितनी शादियां हैं होनी है ये डिसाइड हो गई है, आपकी स्पाउस का नेचर क्या होगा, आपकी स्पाउस कौन होगी, सब डिसाइड हो चुका है। तो अब आप जबरदस्ती मैच मेकिंग करा के, तो मान लीजिए आपको अगर गुस्से वाली बीवी मिलनी है या गुस्से वाला पति मिलना है, तो आप जबरदस्ती मैच मेकिंग करा के कि हाँ भाई मैं इतने गुण मिला लूं, उतना ये मिला लूं, फलाना ढिमका लूं ढिमका, उससे आपका प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं होगी। जो आपके किस्मत में है आपको वही मिलेगा। ठीक है जी। मान लीजिए मैच मेकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, पता चला कि जो टाइम मिला था जी उसमें 4-5 मिनट का तो हेर फेर था, और 4-5 मिनट का हेर फेर होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इतना जो डॉक्टर्स वगैरह हैं बहुत ही रेयरली हैं जो कि इन चीज़ों पे बिलीव करके आपको एग्जैक्ट टाइम वगैरह नोट करके बैठे हों। तो 4-5 मिनट का हेर फेर होना बहुत स्वाभाविक है, और यहाँ 15 मिनट के अंदर नवांश चेंज हो जाता है। तो सोचिए, अगर पहले नवांश से दूसरे नवांश में जाना है जो 15 मिनट में चेंज हो रहा है, तो अगर कितने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका नवांश डिफरेंट हो। ठीक है जी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि जाननी बहुत जरूरी है। तो मैच मेकिंग अपने आप में फ्रॉड है, हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, जो उसने आपके बारे में डिसाइड किया है वही होना है। तो जस्ट मैंने ये बताना था। चलिए जी, अब हम आते हैं आगे। तो ये कैसे जाने जोडियाक की नेचर, कैसे जाने प्लैनेट की नेचर, मैं एक हाई लेवल आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम एक्चुअली प्रिंसिपल्स पे जाएंगे कि कैसे नेचर देखनी है अपने स्पाउस की। तो सबसे पहले राशियों की नेचर। तो जैसे कि आप लोग, जिन लोगों को ज्योतिष आती है बेसिक्स, कि राशियों को बहुत डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज करके रखा हुआ है, डिफरेंट तरीके से बांटा हुआ है। जैसे पहली चीज है कि राशियों को कैसे बांटा हुआ है, उनके इस तरह के नेचर पे, जैसे अग्नि तत्व हो गए, उनके तत्व के बेसिस पे उनको बांटा हुआ है। तो अग्नि तत्व की राशियां हैं, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वायु तत्व और जल तत्व। तो जैसे कि मैंने लिखा है कि फर्स्ट 159 यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि ये अग्नि के अंदर लाई करती हैं, वृष, कन्या और मकर ये पृथ्वी में लाई करती हैं। अब आप इस नाम से ही समझ सकते हैं कि अग्नि का मतलब क्या, गुस्सा। अग्नि का मतलब आग, बर्न, गुस्सा। ठीक है जी। तो 159 ये जो राशियां हैं हमारी, ठीक है जी, ये
गुस्से वाली राशियां हैं। अब भाई पृथ्वी तत्व राशि, पृथ्वी मतलब एक ऐसी चीज जो कि किसी भी चीज को बहुत स्टेबल है और सख्त है। हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं? स्टेबल है, एडमेंट है। ठीक है जी। फिर है वायु तत्व। वायु तत्व का मतलब कि भैया वायु एक्सपैंड करती रहती है, इधर से उधर जाती रहती है। ठीक है जी। तो इनोवेटिव होती है, आप कहीं से भी कहीं आप बड़े फ्लेक्सिबल हो, इनोवेटिव हो, एक्सपैंड करते रहते हो। और फिर है जल तत्व। जल तत्व के अंदर हमारा कर्क राशि, स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि और मीन राशि आती है। ठीक है जी। और ये ज्यादातर इसको इमोशनल से रिजेंबल किया जाता है। देखो इसकी भी डिटेल्स हैं कि इसको इमोशनल से क्यों किया जाता है। ठीक है जी। कि 4, 8, 12 इनका क्या लेना देना इमोशन से। बट अगर मैं उसको बताने बैठूंगा तो मैं फिर डायरेक्टली आपके प्रिंसिपल्स पे नहीं पहुंच पाऊंगा। अभी आप सिंपल ये देखिए कि ये वाली जो राशियां हैं, ये वाली जो राशियां हैं, ये कौन कौन सी राशियां कौन कौन से तत्व के अंदर लाई करती हैं। तो ये हो गई पहली कैटेगरी। फिर इन्हीं राशियों को 3 और तरीकों से कैटेगराइज कर रखा है। वो है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर का मतलब कि जो एवर मूविंग हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक, आप जैसे कहते हैं ना गाय चरने गई है जी, चरना इधर से उधर मूव करना, इट इज एवर मूविंग। तो आप एक जगह स्टेबल नहीं हो, आप मूव करते रहते हो। दूसरी है स्थिर। स्थिर मतलब कि भाई आप एक जगह रुके तो वहां ठहर गए, आप एडमेंट हो गए और जो आपने सोच लिया आप उसी पे ही अडिग हो। और तीसरा द्विस्वभाव। द्विस्वभाव मतलब पहले को भी और दूसरे को भी, इन दोनों को मिक्स करके, यानी कि आप डबल माइंडेड, कि आप डुअल हो गए, कि आप कभी चर हो गए कभी स्थिर हो गए। तो ये मूवेबल साइंस जनरली मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं जो मूवेबल साइंस है वो है 3, 6, 9, 12। ठीक है जी। चर जो है 1, 4, 7, 10। ठीक है जी। और स्थिर जो बाकी बचे। तो इस तरीके से ये हमने कैटेगराइज कर रखा है राशियों को। अब एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमने बता तो दिया कि ठीक है जी, ये जो राशियां हैं 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की हैं। अब इसमें भी एक डिफरेंशिएट करने का तरीका आ जाता है कि भाई अगर तीनों ही गुस्सा है तो मतलब तीनों का गुस्सा क्या समान तरह का गुस्सा? ऐसा नहीं है, इनका गुस्सा डिफरेंट तरीके का होता है। हर कोई अगर 1 नंबर है उसका गुस्सा डिफरेंट होगा, 5 नंबर का गुस्सा करने का तरीका डिफरेंट होगा, 9 का गुस्सा करने का तरीका या गुस्सा करने की वजह कुछ और होगी। ये क्यों होगी? ये डिपेंड करेगा कि उसका स्वामी कौन है। जैसे 1 का स्वामी है मार्स, 5 का स्वामी है आपका सन और 9 का स्वामी है जुपिटर। तो बेस्ड ऑन उनकी पर्सनैलिटीज आपका जो गुस्सा वेरी करेगा। तो ये मैंने आपको अगेन हाई लेवल बताया है, क्योंकि आइडली मेरी ये अपेक्षा है कि आप लोगों को ये सारी जानकारी होनी चाहिए डिटेल में कि राशियों की नेचर, पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है जी। प्लैनेट्स की नेचर और पर्सनैलिटी क्या है। तो मैं अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ। मेरा आज का वीडियो का जो रीजन है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये बताना कि स्पाउस की नेचर को कैसे पता लगाना है। तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब हमने राशि के बारे में पता लगा लिया, हम करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स हमारे जैसे 9 प्लैनेट्स हैं या 9 एनर्जीज हैं। हर किसी एनर्जी की अपनी एक पर्सनैलिटी है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगेन ये अपने आप में बहुत ही गूढ़ विषय है, जैसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन मोटा मोटा अगर बताना चाहें, ताकि मैं आपको जब अपने आज के जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताऊंगा तो वो इजी रहेगा। जैसे सन, सन का मतलब क्या है? एक गुस्सा, एंगर, अथॉरिटेटिव एंड डिसिप्लिन्ड। ये इस प्लेनेट की मोटा मोटा ये इसकी नेचर है। मून का एब्जॉर्ब करने वाला, काम, पीसफुल, फीलिंग से लेने देने वाला। मार्स अगेन गुस्से वाला, जो कि सीधा हेड ऑन जाके लड़ाई करता है। तो सन का गुस्सा कैसे डिफरेंट है? सन एक राजा है, ठीक है जी। मार्स एक सेनापति है। सेनापति युद्ध के अंदर जाके हेड ऑन लड़ाई करता है। तो जितने भी लोग जो कि हाथ उठा देते हैं सीधा ही, ठीक है जी, या फिर गोलियां चला देते हैं, जो डरते नहीं तलवार चलाए, तो उनका मार्स उनके इस जगह पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता है बाजुओं में। ठीक है जी। और जिनका सन ज्यादा होता है वो बैठ के प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से मार्स वाले लोगों को कंट्रोल करना है। तो जितने हमारे पॉलिटिशियंस हो गए उनका सन स्ट्रांग होगा, और जितने जो नीचे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनका मार्स ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है जी। फिर राहु आ गया। राहु हमारा स्मार्ट, बहुत ही प्लानिंग वाला, बहुत ही भूखा, इन द सेंस कि
उसको हर चीज चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए, डिमांडिंग। ठीक है जी, तो ये हमारा राहु को हो गया। और राहु हमारी एक पापी एनर्जी है। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर हमारा बहुत ही सात्विक एनर्जी है, नॉलेजेबल है। और क्योंकि नॉलेजेबल है, अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, क्योंकि राजा से भी अपने आप को ऊंचा समझते हैं, क्योंकि राजा इनके सामने झुकता है। सैटर्न की क्या एनर्जी का मतलब हो गया, इनकी पर्सनैलिटी क्या हो गई, भैया बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही स्ट्रगल करने वाले हैं, चुप रहते हैं और धीरे मूव करते हैं। ठीक है जी। तो जैसी ये, अब ये रीजन क्यों है बताने का, जैसी ये एनर्जी आपके स्पाउस में जाएगी तो आपके स्पाउस की नेचर वैसी बन जाएगी। तो वो चुप रहने वाले होंगे, शांत होंगे। ठीक है जी। स्लो का मतलब आप भाई धीरे धीरे किसी भी चीज को प्रोसेस करने वाले, प्लानिंग करने वाले, आगे मतलब इवन कॉन्वर्सेशंस के अंदर भी दे आर नॉट वेरी फास्ट। ठीक है जी। और हार्ड वर्क करने वाले। तो इस किस तरीके से ये सारी जब हम इकट्ठे को मिक्स करेंगे तो आंसर आएंगे, वो आगे बताऊंगा। तो अभी आप ये समझिए, मरकरी, मरकरी एक बहुत ही शार्प, बहुत ही खुश मिजाज, ठीक है जी, अपनी कॉन्वर्सेशंस पे बिलीव करने वाला, बहुत ही टैलेंटेड। ठीक है। और फिर है केतु, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि डिटैच्ड है, स्पिरिचुअल है, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मतलब आप कुछ सोच ही नहीं सकते कि वो क्या करेगा। तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, उस इंसान को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि जिसका केतु उनके दिमाग में हो। और एंड में वीनस, वीनस का लेना देना है लग्जरी से, सौंदर्य से, आकर्षण से। ठीक है, यानी ब्यूटी, स्टेबिलिटी, ये अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना के रखना चाहता है। और इसका लेना देना लग्जरी से है और ब्यूटी से है। तो हमें राशियां समझ में आ गई, हमें प्लैनेट समझ में आ गए कि उनकी क्या नेचर है। अब डायरेक्टली हम जंप करते हैं कि स्पाउस की नेचर को कैसे पता लगाया जाए। और ये आप जैसे ही बच्चा पैदा होगा आप तभी ही पता लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि भाई, और ये साइंस ऐसी है जो आपको हर चीज पहले बता सकती है। और अगर आपके पास कोई दिखाने आया है तो पति पत्नी साथ बैठे हैं, आप किसी की भी हॉरोस्कोप देख के आप पता लगा लेंगे कि अच्छा आपने बात करनी किससे है। क्योंकि अगर किसी के अंदर साइन नजर आ रहा है लियो का, सन ज्यादा डोमिनेटिंग है, सन ज्यादा स्ट्रांग है, तो ठीक है वही है इंसान जिससे हमने बात करनी है। वो लेडी हो सकती है, वो जेंट्स हो सकता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एनीवे, अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। तो प्रिंसिपल क्या है, याद रखिए, जो आपकी हॉरोस्कोप है, जो हॉरोस्कोप सारे पंडित लोग देखते हैं, जो मेन जिसको हॉरोस्कोप बोला जाता है, जिसको बोलते हैं लगन चार्ट, D1 चार्ट, वो स्पाउस की नेचर नहीं बताता। वो जो बताता है वो आपके इवेंट्स को बताता है। ठीक है जी। वो आपका जेनरिक, आपकी पूरे ओवरऑल जिंदगी कैसी रहेगी, इनफैक्ट अगर शादी को भी लिया जाए आपकी शादी कैसी रहेगी उसको बताता है, लेकिन वो नेचर को नहीं बताता है। तो नेचर को कौन बताता है, नेचर को बताता है नवांश। तो नवांश के अंदर हमने क्या करना है, नवांश के अंदर हमको तीन चार चीजें देखनी है और उनको जोड़ के हमको आंसर बताना है या फिर इवेल्युएट करना है कि आपकी नेचर क्या है। अब याद रखिए, नेचर का मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया कि गुस्से वाला है तो अकेला गुस्से वाला ही है। हो सकता है आप गुस्से वाले हो पर कभी आप शांत भी हो जाएं। आप गुस्से वाले हैं, शांत है, पर हो सकता है बड़े परोपकारी भी हो। ठीक है जी। और हो सकता है कि आप गुस्से वाले हो लेकिन आप सीधा हाथ भी चलाने वाले हो। तो बहुत सारी चीजों को मिक्स करके एक इंसान बनता है। सीधा एक सिंपल ये बोल देना कि ये गुस्से वाला है, ये एक गलत तरीका हो जाएगा बोलने का किसी की नेचर का। तो बहुत सारी चीजें मिलके आपकी एक नेचर बनाती हैं। तो कैसे देखना है, हमें नवांश के अंदर 7th हाउस में कौन सी राशि पड़ी है उसको पकड़ लेना है। वो जो राशि है वो आपके स्पाउस की नेचर है। ठीक है जी। 7th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनको पकड़ लेना है। ठीक है जी। हो सकता है एक हो सकता है कोई भी ना हो सकता है 2 हो, 3 हो, जितने भी हो, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस करेंगे आपके स्पाउस की राशि को। अगेन जो 7th लॉर्ड है, ठीक है जी, जो 7th लॉर्ड मतलब 7वीं राशि, 7वें भाव के अंदर जो राशि पड़ी है उसका मालिक कौन सी राशि में जाके बैठा है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा, मैं ये 5वां पॉइंट है ये, कि वो जो जहां जाके बैठा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो राशि है उस राशि का स्वभाव क्या है, और साथ में उसके साथ कौन बैठा है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें मिलके आपके स्पाउस की नेचर को बताएंगी।
अभी मैं आपका एग्जांपल ले लूंगा एक, जिससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन आपको मोटा मोटा समझ लेना ये है कि क्या चीज, नवांश में सप्तम भाव में बैठी हुई राशि, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह, सप्तमेश कौन सी राशि में बैठा है और सप्तमेश के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं, इन सब को मिला के आपके स्पाउस की नेचर बनेगी, पर्सनैलिटी बनेगी। ठीक है जी, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इसी तरीके से आप एवेल्युएट करेंगे। अब आप देखिए यही प्रिंसिपल अगर हमने नेचर निकालनी है, तो मैंने जस्ट ध्यान में आ गया तो मैंने लिख दिया कि इसी तरीके से आप, अगर आपने किसी की जॉब देखनी हो, ठीक है, कि उसकी जॉब की नेचर क्या होगी, कि भाई वो किसी फूड के अंदर काम करेगा, रेस्टोरेंट के अंदर काम करेगा, आर्मी के अंदर काम करेगा, तो ये सारी की सारी चीजें भी इसी ही प्रिंसिपल पे चलती हैं कि आपके ज़ोडिएक का नेचर, राशि का नेचर और प्लेनेट का नेचर। पर फर्क ये आ जाता है, यहाँ पे हम नवांश को यूज कर रहे हैं और अदरवाइज हम दशमांश को यूज करेंगे किसी की भी कैरियर की नेचर निकालने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे स्पाउस की नेचर निकालनी है। आप अपने ऊपर इसको इवेल्युएट, इसको अप्लाई करके देख सकते हैं और आपको साफ क्लैरिटी हो जाएगी कि कितना एक्यूरेट सूत्र है। ठीक है जी, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। तो मैं काम करता हूँ, सबसे इजीएस्ट रहता है कि किसी गुस्से वाले को आइडेंटिफाई करना। तो मैं एक हॉरोस्कोप ओपन कर लेता हूँ जिसके स्पाउस जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये आपके सामने ये चार्ट है। ठीक है जी, ये एक फीमेल का चार्ट है और इसमें आप देख सकते हैं ये जैसे D1 चार्ट, लगना चार्ट है। हमें स्पाउस की नेचर जानने के लिए कुछ लेना देना नहीं है इससे, मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है जी, आप छोटा मोटा ऊपर से हाई लेवल से थोड़ा पता लगा लें तो लगा लें, कि अदरवाइज इसको नहीं रेफर करना है नेचर के लिए। हम आएंगे सीधा D9 चार्ट में, जो कि नवांश है। तो नवांश में हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा है। तो यहाँ पे कौन सा, हमारे 4 स्टेप्स थे पहला जानने का, कि यहाँ पे कौन सी राशि लिखी है। यहाँ पे कर्क राशि लिखी है। कर्क राशि का स्वामी कौन है? मून। तो यानी कि इनके जो हस्बैंड हो गए ये काफी इमोशनल होंगे, सिंपल सी बात है, इमोशनल होंगे। तो हम के अंदर, उसके अंदर हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पे इमोशनल इंसान है, जिसको इजीली आप, मतलब जिसके अंदर फीलिंग्स हैं काफी, जो फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता है। चलो अच्छी बात है। दूसरा, हमने देखा यहाँ कोई प्लेनेट बैठा है, कोई नहीं बैठा, तो हमारा दूसरा स्टेप भी कैंसिल हो गया। तीसरा स्टेप, कि इसका जो लॉर्ड है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में। तो मून देखिए आप बैठा है 1 नंबर की राशि में। तो 1 नंबर की राशि मतलब मार्स की सबसे ज्यादा एंगर और हेड ऑन वाली एनर्जी, एरीज, जिसके अंदर बंदा बहुत ही गुस्से वाला और सीधा हेड ऑन लड़ाई करने वाला होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि भैया इमोशनल के साथ साथ ये बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। चलो ठीक है, अब चौथी चीज क्या देखनी है, कि उस प्लेनेट के साथ कौन बैठा है। तो यहाँ हमने देखेंगे मून जो है, इसके साथ कौन बैठा है? सन, उच्च का होके। सन मतलब अगेन एक एंगर, 1 मतलब अगेन एक एंगर। तो यानी कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान होगा विद इमोशंस। ठीक है जी, इमोशनल होगा, फीलिंग्स होंगी, लेकिन इसका गुस्सा इसके काबू में नहीं रह सकता, क्योंकि डबल वार हो गया। एक तो आप पहले ही 1 नंबर राशि में चले गए हैं, दूसरा आप सूर्य के साथ बैठ गए। तो दो बहुत ही तीव्र शक्तियां आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। तो आपकी नेचर एक बहुत ही गुस्से वाली होगी। तो 4 स्टेप्स कौन से हुए? पहले देखा यहाँ पे कौन सी राशि है, उसकी क्या नेचर, पर्सनैलिटी है। फिर देखा कि यहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा है, अभी इस पत्रिका में कोई नहीं था। फिर देखना का इसका लॉर्ड कौन सी राशि में बैठा है, 1 नंबर। फिर देखना है कि इसका लॉर्ड किसके साथ बैठा है, वो बैठा है सन के साथ। तो इन चारों चीजों को कंबाइन करके आपको अपने जो भी ये स्पाउस है उनकी नेचर के बारे में बताना है। तो जब भी अगर ये मेरे पास आए हैं या आए होते, तो मैं देख लेता कि अच्छा इनके अंदर, इनकी जो पत्रिका दिखा रही है कि इनके हस्बैंड की नेचर बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत गुस्से वाले हैं, तो इनकी ही चलेगी। तो भाई आप बात ही उनसे करो। तो इस तरीके से जब भी हम कंसल्टेशन देते हैं, जब भी हम डिस्कशंस करते हैं, बात करते हैं, तो दूसरे को पहले परख लिया जाता है, ताकि
आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बात कर पाए। चलिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज मेरा टारगेट था आपको D30 के बारे में बताने का, बट D30 के बारे में बताने का बट सडनली ये दिमाग में आ गया, तो ये बताता हूँ। D30 के बारे में आपको कल बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गहन गहन गूढ़ रहस्य है। मेरे को ऑनेस्टली बताऊं, डर लगता है उसको देखते हुए, बट बहुत ही खतरनाक है। डर लगता है देखते हुए, मैं चाहता नहीं, बट अब सिखाना है तो सिखाऊंगा। चलिए, कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, अगर आप बहुत ही किसी सीरियस स्टेट में, डिफिकल्ट स्टेट में हैं, मैं तभी सजेस्ट करूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें और आप मुझसे मेरे ईमेल के थ्रू कनेक्ट करें। अगर आप कंसल्टेशन फीस देने की कोई स्टेट में नहीं है तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, पर याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी आपका कोई इवेंट चेंज नहीं कर सकती, बट ये आपको एक होप दे सकती है कि कब आपका बुरा टाइम खत्म होने वाला है, तो उसको देख के आप थोड़ा को आपको हिम्मत आती है। और दूसरा, मंत्रों और यंत्रों द्वारा उसके इम्पैक्ट को, बुरे टाइम के इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मेरा ईमेल आपको पता ही है, shivaशीष.jyotish@gmail.com। तो आप इस पे ईमेल करके आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।